क्लास 10th स्टूडेंट्स, प्रतिरक्षी और प्रतिजन। प्रतिजन की हमने बात की कि बाहरी रोगाणु पदार्थ हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और प्रतिजन के बॉडी में प्रवेश के कारण ही बॉडी उसी से संबंधित बी लिम्फोसाइट्स सेल द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं को एक्टिवेट करती है और प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी बनाती है। फिर प्रतिरक्षी क्या बताया आपको? प्रतिरक्षी होते हैं गामा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। आज हम यहाँ प्रतिरक्षी की संरचना देख रहे हैं। प्रतिरक्षी की संरचना वाई आकार की होती है। प्रतिरक्षी है, इसकी संरचना कैसी है? ये वाई आकार की। इसमें दो भारी और दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। क्योंकि भारी श्रृंखला है, ये 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है, और हल्की है, इसमें 220 अमीनो अम्ल होते हैं। और ये अमीनो अम्ल आपस में कोई भी दो अगर अमीनो अम्ल की हम बात करें तो ये दोनों ही आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध। और ये बंध आपको मैंने नायलॉन जब हमने 6 बनाया उस समय बताया था, ये होता है हमारा पेप्टाइड बंध की बेसिक संरचना। तो पेप्टाइड बंध है, इसके द्वारा अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होकर किसका निर्माण करती है? वाई आकार के प्रतिरक्षी का। वाई आकार की प्रतिरक्षी में दो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और दो होती है हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है? भारी है 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है, और हल्की है 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है। और इनमें कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध की संरचना नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, हमने नायलॉन 6 में बनाया था। CONH बंध है, ये क्या कहलाता है? बेसिक पेप्टाइड बंध है। अब ऐसे ही बंध आपस में अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। क्योंकि बच्चों अमीनो अम्ल है, इसमें क्या होते हैं? एक तो COOH ग्रुप होता है और एक इसमें होता है NH2। कोई भी अमीनो अम्ल हम देखेंगे, इसमें हमारे जैसे मनुष्य की बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। तो ये अमीनो अम्ल है, इनकी बेसिक संरचना, यानी हर अमीनो अम्ल में कार्बन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें कम से कम एक तो क्या होगा? COOH ग्रुप, और एक क्या होगा? NH2 ग्रुप। इससे तो हम कहते हैं ये अम्ल की पहचान, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसे, और यह होता है हमारा एमिनो ग्रुप। आप संरचना में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ COOH, और इस तरफ क्या है? ये NH2 दिख रहा है क्या? NH2। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। ये रहा डाइसल्फाइड बंध। ये भारी श्रृंखला हो गई जो ब्लैक मार्कर से डार्क आपको दिखाई दे रही है, और जो ग्रीन है वो क्या है? हल्की श्रृंखला। अब इन श्रृंखलाओं के NH2 सिरे जहाँ हैं, कौन से सिरे? NH2 सिरे। NH2 सिरे हैं, वहाँ से ये पार्ट क्या है? प्रतिजन क्रियास्थल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रतिजन क्रियास्थल। क्या कहलाता है ये? प्रतिजन क्रियास्थल। और यह भाग यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये प्रतिजन के अनुसार ही वेरिएबल होता है, अस्थिर भाग है, अपनी संरचना को प्रतिजन को देखते हुए चेंज कर सकता है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? अस्थिर भाग या वेरिएबल भाग। तो ये अस्थिर भाग है, किस तरफ होता है? हमारी जो वाई आकार की प्रतिरक्षी की संरचना है, जिसमें भारी और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, उनके NH2 सिरे की तरफ कौन सा भाग होता है? अस्थिर भाग होता है, जहां से वो प्रतिजन से क्रिया करती है। और प्रतिजन की
संरचना को देखते हुए ही ये अपनी संरचना में चेंज कर सकती है। ये पूरी तरह से फिक्स नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। कैसी होती है? ये अस्थिर। और दूसरा जो भाग है इसका COOH ग्रुप की तरफ का भाग, ये क्या कहलाता है? स्थिर भाग या कांस्टेंट भाग। और इसे हम क्या कहते हैं? FC। और जो अस्थिर भाग है वो क्या कहलाता है? FAB। इसी के साथ जहाँ ये वाई आकार बन रही होती है, जैसे ये वाई शेप ऐसे बनती है, जहाँ ये वाई शेप बनती है उस जगह क्या होते हैं? ये उद्गम स्थल हैं इसके, जो वाई स्थल वो कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले, जिन्हें हम कहते हैं हिंज क्षेत्र। क्या कहते हैं? हिंज, या इसे कब्जे भी कहते हैं। और ये हिंज क्षेत्र क्या करता है? प्रतिजन को देखते हुए यहाँ से जो COOH वाला ये भाग है ये क्या करता है? उस प्रतिजन को देखते हुए अपने हिंज भाग से आकृति में थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है। तो ये है हमारी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन या प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना अगर एग्जाम में आती है तो हमें ये बतानी है कि ये कैसी होती है? वाई आकार की होती है, जिसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 2 हल्की होती हैं और 2 भारी। भारी श्रृंखलाओं में 440 अमीनो अम्ल होते हैं, हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो अम्ल होते हैं। और ये श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इन श्रृंखलाओं के एक तरफ NH2 सिरा है और एक तरफ COOH भाग। NH2 सिरा भाग है, वो भाग क्या कहलाता है? इस श्रृंखला का अस्थिर भाग या FAB कहते हैं। और जो COOH की तरफ का भाग है उसे क्या कहते हैं? FC या स्थिर भाग। और अस्थिर भाग से ही ये प्रतिजन क्रिया स्थल, यानी यहीं से जब भी प्रतिजन आएगा तो प्रतिजन यहीं से इसके साथ क्रिया करेगा। अब आगे हम देखते हैं इसके प्रतिरक्षियों के टाइप। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी 5 प्रकार के हैं। यहाँ IgG से विपर्य है इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये यहाँ टाइप है कि भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का टाइप है, उसी आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। कि IgG का मतलब है ये गामा, इस तरह की ये गामा हम बनाते हैं कि गामा, इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका टाइप है किस प्रकार का होता है? गामा टाइप का होता है। इसलिए इसे क्या कह रहे हैं हम? IgG। अब इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता या क्या इसका कार्य है कि यह प्रतिरक्षी क्या करती है कि माता की गर्भावस्था के दौरान उसके आंवल को पार कर शिशु या भ्रूण तक पोषण को प्रदान करती है। आंवल को पार कर भ्रूण तक प्रतिरक्षा और पोषण प्रदान करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आया कि आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgG। ऐसा प्रतिरक्षी ये एकमात्र ही प्रतिरक्षी है। दूसरा है M, यानी इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का टाइप क्या है? म्यू। हम म्यू ऐसे लिखते हैं, तो ये म्यू है। इसी आधार पर इसका नाम क्या है? IgM। और M है ये प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। बॉडी में सबसे पहले बनने वाला प्रतिरक्षी कौन सा होता है? IgM। A अल्फा, इस तरह से अल्फा बनाते हैं। अल्फा से IgA प्रतिरक्षी, यह माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। इसीलिए नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सबसे 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 अति उत्तम होता है, क्योंकि इस दूध में बहुत अधिक क्या मिलती है? उसे प्रतिरक्षा मिलती है। और मुख्य प्रतिरक्षी कौन सा होता है उसमें? IgA। तो माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी का अगर टाइप है पूछा जाए तो कौन सा टाइप होगा? IgA। एप्सिलॉन, ऐसा साइन बनता है इसका, IgE। यह क्या है? बेसोफिल मास्ट कोशिका, जो हम देख रहे थे WBC की टाइप्स होते हैं, बेसोफिल या मास्ट कोशिका पर पाई जाती है और एलर्जी क्रियाओं से संबंधित होती हैं। डेल्टा है, इस तरह से डेल्टा बनता है। और यह है डेल्टा है, यह भी शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और एक इनमें जो ये श्रृंखलाएं हैं इनके टाइप और हैं कि ये श्रृंखलाएं कितने, मतलब कि एक साथ 2 होकर डाइमर बनाती है या 3 श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर त्रिलक बनाती हैं। इस आधार पर इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास IgM है, इसमें पंचलक का मतलब है कि इसकी जो म्यू टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड भारी श्रृंखला है उसके कितने टाइप होंगे? 5।
और वो पांचों आपस में जुड़े होंगे, तो ये क्या कहलाती है? पंचलक। द्विलक का मतलब है कि इस तरह से दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होंगी, तो क्या कहलाएगी? ये द्विलक। डीएनए की संरचना हमने देखी है कैसी होती है, द्विलक या डाइमर होती है। इसी प्रकार इसके अलावा तीन कौन कौन से रह गए? IgG, IgE और IgD, ये तीनों ही क्या होते हैं? एकलक। यानी इनमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसका टाइप कैसा होता है? एकलक। तो ये हमारे 5 प्रकार के प्रतिरक्षी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एक आपसे पूछी जाती है कि IgM की कोई फंक्शन या कोई मुख्य विशेषता तो क्या होगी? कहाँ किससे संबंधित है? ये प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी या आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुँचने वाला प्रतिरक्षी कौन सा होता है? IgG। रक्त एवं रक्त ब्लड, रक्त सभी परिचित हैं। कैसा होता है इसका रंग? रंग कैसा होता है? लाल। लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है? वर्णक ऐसे पदार्थ हैं जो कि अपना कलर शो करते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है इसकी संरचना में, जो इसका मुख्य कारण है रक्त के लाल रंग का? वो है Fe। कौन सी धातु होती है? Fe। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके रक्त का रंग क्या होता है? नीला भी होता है। उनके नीले रंग का कारण है कि उनमें जो धातु है वो क्या पाई जाती है? कॉपर। मनुष्य और बहुत से जीव हैं उनमें रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, और उसका कारण क्या है? Fe। अब कार्य आपको पता ही है कि हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, जो मुख्य कार्य है रक्त का, श्वसन क्रिया के दौरान जब हम क्या करते हैं? O2 ग्रहण करते हैं, तो O2 क्या करती है? Hb हीमोग्लोबिन से जुड़कर HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारी पूरी बॉडी में परिवहित होती है। और CO2 है वो वापस यानी अशुद्ध रुधिर के रूप में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कहाँ तक पहुँचती है? हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है, और वहाँ से श्वसन क्रिया के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है। रक्त क्या होता है? एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ है, और ये जीवित तरल संयोजी उत्तक है। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या है? रक्त का निर्जीव भाग होता है, और ये क्या होता है? सजीव भाग। इसके अलावा रक्त में कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और जल भी पाए जाते हैं। रक्त कणिकाएं हैं ये यहाँ इसमें 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC ऑक्सीजन का परिवहन करती है, शरीर का ताप नियंत्रण या संतुलन रखती है, भोजन का अवशोषण या परिवहन में पचे हुए भोजन का क्या करती है? परिवहन करती है, और शरीर का संतुलन बनाए रखती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? शरीर की सैनिक कोशिकाएं। हमने बात की थी WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसमें ये कणिकाणु, अकणिकाणु टाइप हैं। उनमें ये क्या होंगी? B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, भक्षकाणु, मैक्रोफेजेस आदि। प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करती हैं? रुधिर का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ऐसे प्रोटीन स्रावित होते हैं, ये उसमें सहयोग करती है। यानी ये मरम्मत का कार्य भी करती है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें मरम्मत का कार्य भी या रिपेयरिंग का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स। इसी के साथ अब जो रक्त है
ये बनता कहाँ है? तो ये क्या है? बोन मेरो या अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण है कहाँ होता है? बोन मेरो या अस्थि मज्जा में। और नवजात शिशु की अगर बात की जाए तो नवजात शिशु में कहाँ होता है? ये प्लीहा। रक्त है, इसकी पीएच क्या होती है? 7.4, यानी ये क्या होता है? क्षारीय। पीएच हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगणक होता है। पीएच है ये 0 से लेकर इसमें 14 पॉइंट होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक क्या होता है? अम्लीय। 7 से 14 क्या होता है? क्षारीय। और अगर 7 है पीएच तब क्या होती है? उदासीन। तो हमारे रक्त की कितनी है? 7.4, यानी हल्का सा क्या होता है? हमारा रक्त क्षारीय होता है। यानी मनुष्य के रक्त की अगर प्रकृति पूछी जाए तो कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय। तो रक्त का रंग कैसा है? लाल। किस कारण है? हीमोग्लोबिन। कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? Fe, या हम इसे कहते हैं आयरन। और निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त की पीएच क्या है? 7.4। प्रकृति कैसी है? हल्का क्षारीय। गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है, जीवित तरल संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा एक भाग होता है, एक होता है कणिकाएं। कणिकाएं फिर 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा है निर्जीव भाग है। इसके साथ ही रक्त में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये तो हमने केवल रक्त की बात की। अब हम बात करेंगे रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों के रुधिर का रंग तो लाल होता है, लेकिन ग्रुप वाइज अगर बात की जाए तो वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की। किस आधार पर की? प्रतिजन। इसके 2 टाइप बताए, ए और बी। ये प्रतिजन है, कैसे बने होते हैं ये? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन आदि, इन पदार्थों से ये बने होते हैं प्रतिजन। इस आधार पर ये क्या है? ए और बी टाइप बताए। और इसी आधार पर इन्होंने क्या किया? रक्त को ए बी और ओ में क्या किया? समूह में वर्गीकृत किया। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ए बी ओ समूहीकरण। प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर 4 वर्गों में रुधिर को बांटा, ए बी और ओ। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ए बी ओ समूहीकरण। फिर जो ये प्रतिजन एक ही प्रकार की जीन से उत्पन्न होते हैं और माता पिता से उनकी संतान में वंशागत होते हैं। रक्त समूह ए बी और ओ। यहाँ हम बात करें प्रतिजन और यहाँ हम बात करें प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन के आधार पर है जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें प्रतिजन क्या होगा? ए। और प्रतिरक्षी या इसे इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं, इसलिए एंटी क्या होगा? बी। बी है इसमें प्रतिजन तो क्या होगा? बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? ए। ए बी है इसमें प्रतिजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन प्रतिरक्षी नहीं होगा। ओ रुधिर ग्रुप है, इसमें प्रतिजन नहीं होगा और प्रतिरक्षी एंटी ए और बी दोनों होंगे। इस आधार पे ये हमारे 4 रुधिर वर्ग बताए गए हैं। और इसी के साथ एक और मकाका रिसस बंदर में मकाका रिसस बंदर में एक और फैक्टर या कारक जिसे RH कारक कहते हैं खोज की गई। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। 417
अमीनो अम्ल से मिलकर बना, जो मकाका रीसस में पाया गया, यानी इसकी रक्त कणिकाओं पर। यही क्या है, मानव की रक्त कणिकाओं पर भी पाया गया, आरबीसी पर। लेकिन यह सभी मनुष्यों के आरबीसी में पाया जाए यह भी जरूरी नहीं था। इसीलिए इस आधार पर भी रुधिर को क्या बताया गया कि ये रुधिर ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इस प्रकार रुधिर को फिर दो भागों में, प्रत्येक वर्ग को दो भाग बताए गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका आधार क्या था कि यदि ए ब्लड ग्रुप की रक्त कणिकाओं पर RH फैक्टर उपस्थित है तब तो वो क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव, और जब RH फैक्टर उपस्थित नहीं है तब क्या कहलाएगा, RH नेगेटिव, या वो रुधिर का वर्ग क्या कहलाएगा, A नेगेटिव। जैसे O ब्लड ग्रुप है उसमें प्रतिजन तो कोई नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी A और B, और इसी के साथ अगर इसमें RH कारक फैक्टर है, ये क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, तब ये रुधिर क्या कहलाएगा, O पॉजिटिव। और यदि RH कारक उपस्थित नहीं है, नेगेटिव है, तब ये क्या कहलाएगा, O नेगेटिव। तो ये हमारे हैं कि रुधिर का समूहीकरण है, और ये RH के आधार पर और किया गया, इसलिए इसे क्या कह दिया, RHO समूहीकरण। तो रुधिर का पॉजिटिव और नेगेटिव सभी जानते हैं, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, A पॉजिटिव B नेगेटिव। आपने अपने भी चेक करवाए होंगे, नहीं करवाए तो आपको आगे पता लग जाएगा जब भी अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी। वैसे हमें ब्लड ग्रुप अपना पता होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप क्या है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर तो बताया ही था कार्ल लैंडस्टीनर ने, लेकिन इसी के साथ मकाका रीसस बंदर में एक और फैक्टर देखा गया, सेम वैसा ही फैक्टर मनुष्य के रक्त में भी देखा गया। तो जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक उपस्थित है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक उपस्थित नहीं है उन्हें RH नेगेटिव। और ये जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं A और B, इनके लिए एलील्स हैं वो IA एलील्स, या हम इसे कह सकते हैं IA के साथ I और E। इस प्रकार इनके एलील्स का वर्गीकरण भी किया गया है, और इसके लिए हमारी बुक में सारणी बनी हुई है, वो एज इट इज़ आपको समझनी है। उसमें बिल्कुल एक एक बात, जैसे मैंने आपको ये बोर्ड पे बताया है, उसमें ये चारों रुधिर ग्रुप किस प्रकार दिए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी A के बारे में 2 बार लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है उसमें प्रतिजन A प्रेजेंट है, फिर RH कारक, यहाँ एक और कॉलम है RH कारक, यहाँ क्या होगा, उपस्थित। तो ये रुधिर कैसा है, A पॉजिटिव। फिर A नेगेटिव की बात होगी तो RH कारक तो क्या होगा, अनुपस्थित, और सारा रुधिर क्या है, प्रतिजन A होगा, प्रतिरक्षी B होगी। प्रतिरक्षी भी है, इसमें हम IgM, शरीर में कैसी प्रतिरक्षी होती है, ये IgM प्रकार की प्रतिरक्षी है। अगर ये भी 2 प्रकार की है, एंटी A और एंटी B। और रुधिर वर्ग है उसमें दोनों प्रकार की एंटी पाई जाती हैं, जबकि AB है उसमें कोई भी एंटीबॉडी या कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार रक्तदान भी करना चाहिए, ये भी हमने बहुत सुना है, लेकिन रक्तदान करते समय विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि हम A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को A रुधिर वर्ग ही दान करें, B को B, AB को AB और O। लेकिन इसमें फिर भी O क्या होता है, O रुधिर कैसा होता है, सर्वदाता, और AB कैसा ग्रुप होता है, सर्वग्राही। अगर हम A रुधिर व्यक्ति को B रुधिर वर्ग का रुधिर अगर दान कर देते हैं तो उससे क्या है, उनके शरीर में प्रतिरक्षी क्या होंगी, एक दूसरे की विपरीत होंगी, और विपरीत प्रतिरक्षी हैं ये क्या कर देती हैं, एक दूसरे की जो ये ब्लड सेल्स हैं इनको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें रक्तदान करते समय अति महत्वपूर्ण है कि हमें सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पता हो, और जो दान करने वाला व्यक्ति है उन दोनों का भी ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव RH फैक्टर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव रुधिर ही दान किया जा सकता है। तो इसी आधार पर हमारा सर्वदाता रुधिर ग्रुप कौन सा है, O, और सर्वग्राही कौन सा होता है, AB।